हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सीमर। हमने एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने अब इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आता है मुख्य विवाद। कुछ बातें ऐसी थी जिनमें विवादास्पद थी। मतलब कुछ लोग किसी और चीज़ के पक्ष में और दूसरे लोग किसी और चीज़ के पक्ष में थे। तो यहाँ पे हम दो विवाद को पढ़ने वाले हैं। पहला विवाद है कृषि पे संसाधन लगाने चाहिए या फिर उद्योग पे संसाधन लगाने चाहिए। दूसरा है निजी क्षेत्र होने चाहिए या सार्वजनिक क्षेत्र होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कृषि बनाम उद्योग। बनाम का मतलब होता है यहाँ पे वर्सेस, यहाँ पे बनाम का मतलब है वर्सेस। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ लोग तो कहते थे कि कृषि पर ज़्यादा संसाधन लगाना चाहिए, ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं उद्योग पे ज़्यादा संसाधन लगाने चाहिए, उद्योग को ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए और उसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, उसे थोड़ा विकसित करना चाहिए। तो अब इसमें अलग अलग लोग अलग अलग बात कह रहे थे। तो अब इसमें कहा गया कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिस कारण से जो खेती है और जो ग्रामीण इलाके हैं उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। तो जे.के. कुमारप्पा है, वो एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्योगीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ग्रामीण उद्योगीकरण से क्या होगा, उद्योग भी स्थापित हो जाएंगे और गांवों का भी विकास हो जाएगा। ये जो है ये जे.के. कुमारप्पा है, ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं और ये अर्थशास्त्री भी हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा है वो इंग्लैंड और अमेरिका से की है। महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और इनकी एक पुस्तक है इकोनॉमी ऑफ परामेंस, और इन्होंने योजना आयोग में भी साथ दिया। और जो दूसरे है चौधरी चरण सिंह का कहना है कि जो कृषि पर ज़्यादा संसाधन लगाना चाहिए, ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं तो उसकी कीमत है वो किसानों और गांव के लोगों को चुकानी पड़ रही है। और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उद्योगों को ज़्यादा स्थापित करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर उद्योग स्थापित नहीं होंगे कि फिर ना गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाएंगे, वो गरीब के मकड़ी जाल से निकल ही नहीं पाएंगे, छूट ही नहीं पाएंगे और वो गरीब ही बने रहेंगे। तो वो कहते हैं कि जितना सरकार को उद्योग पे लगाना चाहिए उतना अभी तक सरकार ने उद्योग पर लगाया नहीं है, उस सरकार को उद्योग पर और लगाना चाहिए। और कृषि पर भी अगर लगाए तो वो धनराशि लगा तो रही है कृषि पर, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि उनकी गरीबी की समस्या का निपटारा नहीं हो पा रहा है। गरीबी की समस्या का निपटारा उनका उद्योगों की स्थापना से ही होगा। और जो दूसरा पॉइंट आता है वो है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, समाजवाद वाला हो जाएगा। और जो सार्वजनिक क्षेत्र है सॉरी मैंने गलत बोल दिया, निजी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, पूंजीवाद हो जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र में हो जाएगा समाजवाद। तो इसमें यह भी दिक्कत आ रही है कि निजी क्षेत्र होना चाहिए या सार्वजनिक क्षेत्र होना, यानी सारी कंपनियां या तो निजी क्षेत्र के हाथों में चाहिए या फिर सारे उद्योग, सारी कंपनियां, सारे व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के अंडर में होना चाहिए। इस पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो फिर सरकार ने क्या किया कि कुछ निजी क्षेत्र के नियम उठा लिए और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के, उनका एक मिला जुला रूप बनाया जिसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरकार ने क्या किया, निजी क्षेत्र के कुछ नियम उठा लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के नियम उठा लिए, उसमें से एक तीसरी अर्थव्यवस्था स्थापित की, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब जो दोनों लोग हैं इसकी आलोचना करते हैं, यानी निजी क्षेत्र वाले भी इसकी आलोचना करते हैं और सार्वजनिक वाले भी करते हैं, यानी दक्षिणपंथी और वामपंथी भी इसकी आलोचना करते हैं। दक्षिणपंथी कौन से होते हैं, जो कहते हैं कि पूंजीवादी होना चाहिए, और यानी जो निजीकरण वाले होते हैं। लेकिन जो वामपंथी होते हैं वो कहते हैं कि सार्वजनिक होना चाहिए, यानी सरकार के अंडर में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो दक्षिणपंथी है
वो कहते हैं कि सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने हाथ में ले रखा है। सरकार को इतनी की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने ज़्यादा ज़रूरत से अपने हाथ में ले रखा है। और वो ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यवसाय है उस पर लाइसेंस की या फिर परमिट की आवश्यकता लगा दी है सरकार ने, जिस कारण से हमारे व्यवसाय में बाधा आ रही है। और सरकार ने इसके साथ एक और चीज़ की है कि जो मतलब देश के अंदर वस्तुएं बन रही है उसे विदेश से लाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो दक्षिण पंथी है वो ये कहते हैं कि इससे भी बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है कि जो चीज़ देश में बन रही है और अगर वो कोई वैसी ही चीज़ विदेश से नहीं आएगी तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, यानी कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन कब होता है? जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, जैसे एक जैसी दो चीज़ें हो तो उनमें आप कंपटीशन कर सकते हो कि आप ये लोगे या ये लोगे, लेकिन है ही एक चीज़ तो आपको वो ही लेनी पड़ेगी जो आपके पास जो वहाँ पे उपलब्ध है। तो फिर वो कहते हैं कि विदेश से मंगवाएंगे नहीं तो कंपटीशन कैसे होगा किसी चीज़ का, और कंपटीशन होता है तो वो चीज़ थोड़ी सस्ती हो जाती है तो वो सस्ती भी नहीं होगी। ये क्या, और फिर जो दक्षिण पंथी है वो एक और बात कहते हैं कि सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा ले रखा है, इस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अकुशलता भी बढ़ रही है। और इसकी तरफ जो वामपंथी है, यानी जो कहते हैं सरकार के पास होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र अधिक होने चाहिए, वो कहते हैं कि सरकार ने बहुत कम ले रखे हैं अपने हाथ में, यानी जितनी सरकार को ज़रूरत है उससे बहुत कम ले रखा है सरकार ने अपने हाथ में। और वो कहते हैं कि जो जनता की बुनियादी चीज़ें हैं जैसे कि शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, ये सरकार को अपने अंडर में लेनी चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया, इनका निजीकरण कर दिया, यानी ये प्राइवेट कंपनियां कर दी। इस कारण से ये सरकार ने अच्छा नहीं किया। और वो कहते हैं इससे एक और चीज़ सामने आई कि जो मध्यम वर्गीय है वो बढ़ गए, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि गरीबी का प्रतिशत कुल जनसंख्या में तो फिर भी घट रहा है, लेकिन वैसे गरीबों की संख्या इस कारण से बढ़ रही है क्योंकि सरकार ने संसाधन अपने हाथ में नहीं लिए। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मुख्य परिणाम। मुख्य परिणाम में क्या है? सबसे पहले आता है बुनियाद। बुनियाद के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भारत में हमने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि भारत में परियोजनाएं बनाई गई, बांध बनाए गए, जैसे कि भाखड़ा नंगल हो गया, हीराकुंड हो गया, और जैसे बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए गए, जैसे इस्पात उद्योग, तेल संशोधक उद्योग आदि उद्योग स्थापित किए गए। पहले तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफदारी की हुई, लेकिन बाद में इसकी भी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं की गई। फिर दूसरा आता है भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या हुआ, सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, कुछ पे अमल भी हुआ और कुछ पे नहीं भी हुआ। तो पहली जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करना। अब जिम्मेदारी प्रथा अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। इसमें क्या होता था कि जो कृषि की भूमि थी वो उस भूमि पे जो स्वामी थे वो उस वर्ग के थे जो कृषि में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते, यानी जो कृषि करना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने थोड़े धन के लालच में आकर कृषि की ज़मीन को खरीद लिया है, लेकिन वो कृषि करते नहीं हैं, वो आगे कर देते हैं। तो इस जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त किया। इससे क्या हुआ, जो कृषि भूमि थी वो सीधा कृषकों के हाथ में आ गई, जो किसान हैं उनके हाथ में आ गई। दूसरी बात ये कि जो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक साथ एकत्र किया। इससे क्या हुआ, ज़मीन का जो कृषि भूमि थी वो थोड़ी बड़ी होगी, और जो कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसमें काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो कृषि करना भी थोड़ा सुविधाजनक हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो सफल नहीं हो पाई। भारत सरकार ने एक और किया था कि जो किसी व्यक्ति के पास कितनी अधिकतम ज़मीन होनी चाहिए, कि मतलब इतनी ज़्यादा भी ज़मीन नहीं होनी चाहिए जिसका वो यूज़ ही ना कर पाए। उन्होंने एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी, लेकिन जो लोग थे उन्होंने भी इसका तोड़ निकाल दिया। ये जो कृषि के नियम में कुछ भूमि सुधार में ना थोड़ी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जो किसान वर्ग है,
उसके पास इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, लेकिन जो स्वामित्व होता है, जिसके पास भूमि होती है, वो थोड़े ज़्यादा अप होते हैं, जिस कारण से कोई नियम लागू होता है या फिर कोई नियम बनता है तो वो इसके कारण से वो थोड़ा कम हो जाता है, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, वो दबा देते हैं गरीब लोगों को। इस कारण से थोड़ी समस्याएं आती है और कई बार जो नियम बनते हैं वो कागज़ के टुकड़े ही रह जाते, ज़मीन पर उतर नहीं पाते, मतलब व्यवहार पे नहीं आ पाते। फिर आगे पॉइंट आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति में हम पढ़ते हैं कि जो भारत में खाद्य संकट आया तो भारत को विदेश से बहुत सारी खाद्य सामग्री लेनी पड़ी, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके एवज में भारत सरकार में आर्थिक नीतियां बदलने का जोर डाला। तो भारत ने क्या किया कि भारत ने उस चीज़ पर संसाधन लगाने स्टार्ट किए जिस पे वो पहले नहीं लगा रहा था। कहने का अर्थ है पहले जो भारत संसाधन लगा रहा था, जो संसाधन लग रहे थे वो उन क्षेत्रों में लग रहे थे जहाँ पे कृषि अच्छी नहीं हो रही है, जहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, जिस कारण से सरकार को ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसके बाद में सरकार ने क्या किया, सरकार ने वहाँ संसाधन लगाने स्टार्ट किए जहाँ ऑलरेडी ज़मीन उपजाऊ है, जहाँ सिंचाई की जा सकती है, वहाँ पे संसाधन लगाने सरकार ने स्टार्ट कर दिए। और जो कीटनाशक है, उर्वरक है, बीज है, ये सारी चीज़ें उन्हें बेहतर मूल्य में उपलब्ध करवाए, यानी उचित मूल्य में उपलब्ध कराए, जिस कारण से वो आसानी से खरीद सकें, उसका यूज़ कर सकें। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत में खाद्य सुविधा अच्छी हुई और जो खाद्यान्न संकट है वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन इसके बहुत सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इससे क्या हुआ कि जो धनी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो गरीब लोग थे उनको बहुत कम फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात ये हुई यहाँ पे कि जो कुछ इलाके हैं वो तो कृषि प्रधान बन गए, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल, इसमें तो, और उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें तो कृषि के लिहाज से बहुत अच्छे हो गए। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र थे वो कृषि के लिहाज से थोड़े पिछड़े हो गए। और इसके को दूसरी बातें भी देखने को मिलती है कि जो भारत सरकार ने इस बार क्या किया था कि जहाँ पे कृषि सुविधा, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और ज़मीन उर्वरक है और जो कृषि के बड़े बड़े हैं उनको संसाधन दिए। इस कारण से क्या हुआ था, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो गरीब ही रहे। इस कारण से उन अमीर और गरीब के बीच की जो सीमा थी वो बढ़ गई। ये एक इसका नुकसान देखने को मिलता है। और क्या हुआ, इसमें मध्यम किसानों का भी उदय हुआ। जो बीच के किसान थे, यानी ना ज़्यादा अमीर थे ना ज़्यादा गरीब थे, उनका भी थोड़ा उदय हुआ। फिर आता है इसमें बाद के बदलाव में क्या लिखा हुआ है कि जो 1960 के दशक के अंत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, एक नया मोड़ आया। नेहरू जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी थी वो जन नेता बनकर उभरी, बहुत सारी नई नीतियां बनाई। और क्या हुआ कि जो 14 निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जो निजी क्षेत्र थे उसमें थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हुई, थोड़े नियम बदले तो फिर बाधाएं उत्पन्न हो गई और बहुत सारी चीज़ें कर दी गई। पहले क्या होता था कि जो नियोजन था उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था, उसका महत्व बढ़ रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, नियोजन का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। और पहले लोग क्या सोचते थे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो अच्छे हैं, उससे शुरुआत में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका विश्वास धीरे धीरे टूट गया। उन्हें पता लग गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में अब कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।